गुड आफ्टरनून। कनेक्ट सिविल्स के टारगेट 120 के हिंदी के इस लेक्चर 5 में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमको पता है कि स्वागत शब्द की दो संभावित संधियां हो सकती है, एक स्व प्लस आगत और दूसरी सु प्लस आगत। पर इनमें से सही कौन सी है, आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अब तक रूल्स आते हैं संधि के, क्योंकि एग्ज़ाम तो जनवरी में होने वाला था। ये तो बस पोस्टपोन हुआ है, तो थोड़ा टाइम मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए, पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं हूँ आर्गन और इस बार मेरी 464 रैंक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निबंध, जो एग्ज़ाम में 20 नंबर के आते हैं। वैसे निबंध में ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये 20 नंबर के आते हैं इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। मुहावरे लोकोक्ति में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पारिभाषिक शब्दावली, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने का। संधि व संधि विच्छेद, ये इकलौता टॉपिक है व्याकरण में जो 4 का नहीं बल्कि 6 नंबर का आता है। इसको तो छोड़ना ही नहीं है। वैसे छोड़ना तो किसी भी टॉपिक को नहीं है, क्योंकि व्याकरण में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपको एज मिलेगी, क्योंकि लेखन वाला पार्ट तो सब्जेक्टिव होता है। व्याकरण में आपके नंबर कोई चाह के भी नहीं काट सकता है ना। तो शुरू करते हैं। निबंध। अब निबंध के 4 अंग होते हैं: शीर्षक, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, विषय विस्तार और उपसंहार। शीर्षक हमको दिए हुए रहते हैं, हमको उसमें से ही चूज़ करना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, निबंध सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना। आप पहले डालेंगे कि आप कौन से शीर्षक पर लिख रहे हैं। शीर्षक लिखो, उसको अंडरलाइन करो या डब्बे में डालो, जो भी करो उसको हाईलाइट कर दो। बताओ कि आप कौन से शीर्षक पे निबंध लिख रहे हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना। ये आगे डिस्कस कर लेते हैं ना। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना में अब क्या होता है कि आप एक पैराग्राफ उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, समा बांधने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने टेस्ट पेपर्स में कई लोगों को ये करते देखा है कि वो 1.5 पेज तक तो समा ही बांध रहे हैं, उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। ऐसा नहीं करना। आप एक पैराग्राफ के बाद मेन मुद्दे पे आ जाओ। लेकिन क्योंकि आपको हो सकता है उस टाइम जल्दबाजी में 4 पेज जितना अच्छा कंटेंट आपके दिमाग में ना आ रहा हो, या आपको लग रहा हो कि ज़्यादा सोचने में टाइम चला गया, तो फिर पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। उस केस में आप पेड़ पे बकरी बांध सकते हो और उस बकरी को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो दूसरे तीसरे पैराग्राफ के बाद बीच में कहीं आ सकता है ना। इस पेज में यहाँ पे कहीं ये आ सकता है। लेकिन कुछ लोग 1.5 पेज तक तो समाई बांधते रहते हैं, उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मैं तो ढूंढती ही जा रही थी कि ये शुरू कहाँ करने वाला है निबंध। शुरू ही उनका 1.5 पेज के बाद होता है, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। जिस शीर्षक पे लिखा है उस शीर्षक के बारे में बात तो होनी चाहिए ना। तो एक पैराग्राफ की प्रस्तावना लिखो और उसके बाद सीधा मुद्दे पे आ जाओ। ठीक है। दूसरी बात, निबंध कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता। आप अगर हर पेपर में पॉइंट्स में आंसर लिखने के आदी हो तो भी निबंध को पॉइंट्स में नहीं लिखना है। ठीक है। ये सरासर गलत बात है। आप अगर पैराग्राफ की हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे लिखो XYZ की चुनौतियाँ, लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, डब्बे में डाल दिया, डार्क कर दिया, जो भी करना है करो। फिर अगले में लिख दिया XYZ के समाधान और यहीं से शुरू कर दिया। लेकिन 1 2 3 4 ये सब डाल के नहीं करना है। ठीक है। निबंध हमेशा पैराग्राफ में ही लिखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तीसरी बात है कोट्स डालने हैं। मैंने कई लोगों को नोटिस किया है, अच्छा खासा पैराग्राफ लिख रहे हैं, मस्त निबंध चल रहा है, बीच में यूं ही एक कोट छोड़ दिया। ये क्या है भाई, ऐसे नहीं करना। उस कोट का उससे रिश्ता तो स्थापित करो। बिना रिश्ते के काम नहीं चलेंगे यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो इसका लिंक होना चाहिए ना। ऐसे ही हवा में छोड़ रहे हो आप लोग कोट, ये नहीं करना बिल्कुल भी। कोट को उससे लिंक करो। और दूसरी बात, उसको अंडरलाइन करो और कोशिश करो कि कोट को अगली लाइन से शुरू करो, है ना। अगली लाइन से शुरू करोगे तो आपका स्पेस भरेगा। स्पेस भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे 4 पेज भरने होते हैं। नो मैटर द वर्ड लिमिट, आपको कोशिश करनी है कि आप 4 पेज भर के आओ। ठीक है। इसलिए कोट्स को, पैराग्राफ चल रहा है आराम से आपका, यहाँ पे कोट को अलग से लिख दो। एक तो वो हाईलाइट होगा, दूसरा आपका स्पेस अच्छे से भरेगा, है ना। एक और बात, जब आप निबंध की बॉडी शुरू कर रहे हो तो आप मार्जिन से थोड़ा टैब दबा के अपने पेन का ही, और वहाँ से शुरू करें, है ना। ये स्पेसेस
लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होते हैं स्पेसेस, और निबंध, पल्लवन, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में स्पेस भरना है। ठीक है, तो स्पेस भरने के लिए स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद एक पॉइंट आता है कि इंग्लिश कोट्स लिखें क्या। देखो भाई, ये आपकी खुद के विवेक पे है, आपको अगर ये रिस्क लेना है तो लो। हो सकता है हिंदी वाले थोड़े मतलब बुरा भी मान सकते हैं ऐसे कि क्या बीच में इंग्लिश डाल दिया, और ज़रूरत भी क्या है। हिंदी में खुद में इतने सुंदर उद्धरण होते हैं, तो आपको इंग्लिश के उद्धरण या इंग्लिश के कोट्स डालने की ज़रूरत ही क्या है। आप अच्छे से डालो ना हिंदी वाले, कमी थोड़ी है हिंदी में उद्धरणों की। और नहीं आए तो कुछ जोड़ जाड़ के लिख दो। ठीक है, तो कोट्स के 2 पॉइंट हो गए। एक कि उनको अलग लाइन में लिखो, दूसरा कि उनको जोड़ो, टेक्स्ट से जोड़ो, ऐसे ही हवा में मत छोड़ो, और तीसरा कि कोशिश करो कि इंग्लिश के कोट्स ना लिखो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है एंडिंग का। एंडिंग मतलब उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं अपन, कंक्लूजन ज़रूर लिखो। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। लेकिन कंक्लूजन लिखने में अब वही बात, कोट वाली बात, बहुत लोग क्या करते हैं, बस सीधा एक कोट लिखा और उसको यूं ही छोड़ दिया सिर्फ स्पेस भरने के लिए। ये मत करो, चाहे 4 शब्द ही लिख दो, इसीलिए सही कहा गया है, इतना सा लिख दो, वो लिंक हो जाएगा टेक्स्ट से। ठीक है, सिर्फ उसको हवा में मत छोड़ो, उसको ज्वाइन करो उससे। एक और बात कि निबंध की जब हम बॉडी लिखते हैं ना, तो चीज़ों को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लॉक में डालो या उनको कोट्स में डालो, ताकि वो हाईलाइट हों। आपका 4 पेज का निबंध पढ़ने का एग्जामिनर का मन ना भी होना, तो उसे हाईलाइटेड चीज़ें दिखेगी तो वो अट्रैक्ट करेंगी, और वो अच्छे से उनको ध्यान में रखेगा कि हाँ आपने बहुत शानदार पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, एक और बात, संक्षिप्त, ये बात मैं हर बार बोलती हूँ कि संक्षिप्तीकरण के सिवा किसी में भी वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करनी। संक्षिप्तीकरण इकलौता है जिसमें आपको अवतरण का 1/3 लिखना होता है। अगर आपको 99 शब्द दिए हैं तो आपको 33 शब्द लिखना है ना। सिर्फ ये इकलौता टॉपिक है जिसमें आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है, बाकी में पेज लिमिट ही फॉलो करनी है। 4 पेज दिए हैं। अब निबंध वर्ड लिमिट के हिसाब से किसी का तो छोटी राइटिंग होती है, उनका 1 में ही ख़त्म हो जाता है, किसी का ज़्यादा से ज़्यादा 2 में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 4 पेज दिए हैं तो कोशिश करनी है कि 4 पेज भरने हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चल जाएगा 4 पेज भरने में कितना टाइम लग रहा है। दूसरी बात, वो कोट्स वगैरह जब आप लिखोगे तो स्पेस अच्छे से भरेगा, स्पेस दो तो स्पेस भरेगा। ठीक है, और ये चीज़ मैंने पुराने पेपर्स में देखी है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी कि अगर 3 पेज तक लिखा है तो 10 से ज़्यादा नंबर नहीं मिल सकते आपको। लेकिन आप चौथा पेज आधा भी लिख दोगे ना, तो आपको हो सकता है 13-14 मिल जाए। और जब 3-4 नंबर बढ़ रहे हैं इसी चीज़ में, तो आपको पता है ये 4 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस लिख रहे हो और नहीं तो भी सबको पता चलता है कि ये मेंस के जो 3-4 नंबर होते हैं वो रैंक्स में कितना डिफरेंस लाते हैं। अब निबंध में क्या लिखना होता है बॉडी में, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि पल्लवन की बॉडी बनानी नहीं आ रही, लेटर्स की बॉडी बनानी नहीं आ रही। देखो, हर चीज़ तो आपको, आप मेंस लिख रहे हो, हर चीज़ आपको मुंह में ले जाकर नहीं दी जा सकती है ना। ये चम्मच है, ये मैं बोल में डाल के दे सकती हूँ, मुंह में ले जा के नहीं दे सकती आपको। निबंध में इंट्रोडक्शन डालो, कोट्स डालो, दोहे डालो, फैक्ट्स डालो, कीवर्ड्स डालो, पर्सनालिटीज़, करंट इवेंट्स, स्कीम्स, कंक्लूजन, ये सब डालो जो आपने 1, 2, 3 में कवर किए होते हैं। क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता ही है जो समसामयिक या फिर आपके उन 3 पेपर्स से रिलेटेड होता है। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो नॉलेज है वो इसमें डालनी है, और कोट्स आपको 2-2, 3-3 ध्यान में रखने हैं। हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, महिलाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा के बारे में, चुनाव, प्रजातंत्र, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत चर्चा में है, उनके बारे में देख लेना, प्रजातंत्र, G20, आंतरिक सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मातृभाषा, पर्यावरण। अब इनसे रिलेटेड 2-3 टॉपिक और होंगे ना, जैसे जलवायु परिवर्तन है, इसका सीधा सीधा आ जाता है तो आप जनरलाइज्ड ऐसे लिख सकते हो। अब जलवायु परिवर्तन की समस्याएं पूछा है तो आपको समस्याओं पर ज़्यादा फोकस करना है, तो इसमें हमने समस्याएं भी डाल रखी है। मैं कोशिश करती हूँ आपको, हाँ ये राज्य से, ये देखो, ये शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति में हमको प्रस्तावना हमने डाल ली है, उद्धरण डाल लिए हैं, ये शिक्षा से रिलेटेड उद्धरण लिखे हैं, समस्याएं लिख ली, समाधान लिख लिए, समस्याएं लिखी है, समाधान लिख लिए, फिर ये
तीसरी शिक्षा नीति जो अभी आई थी उसके बारे में लिख लिया है, कमियाँ, उपसंहार, और ये एग्जाम्पल्स ले लिए, रैंक्स, कमिटीज़, ये सब पॉइंट्स ले लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के इनको याद करने बैठना है, बस ये ध्यान रखने के लिए दिया है ताकि आप एकदम आउट ऑफ ट्रैक ना चला जाओ। प्लस 4 पेज भरने होते हैं तो वो प्रेशर भी रहता ही है कि टाइम बहुत कम है और इसी में सारा टाइम निकाल दिया। जैसे मैंने एग्ज़ाम में क्या किया था, मैंने हिंदी की शुरुआत ही निबंध लिखने से की थी, क्योंकि मुझे लगा था कि एंड में उतना टाइम नहीं मिला तो मैं 4 पेज नहीं भर पाऊँगी। तो मैंने लगभग 3 पेज का निबंध लिखा था और उसके बाद मैंने सोचा था कि आगे का बाद में लिखूंगी, तो मैंने उसे कंक्लूड नहीं किया था और आगे का मैं लिख ही नहीं पाई। ठीक है, तो ये नहीं करना है, कंक्लूजन देना है और कोशिश करनी है जितनी फटाफट लिखो, जितने कोट्स डाल सको। इसलिए जब हम उद्धरण ऑलरेडी हमने 1-2 पढ़ रखे होंगे ना, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में डालने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक्स जैसे कवर कर रखे हैं। अभी पर्यावरण हो गया, उद्धरण लिखे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। प्रदूषण, वृक्षारोपण, पर्यावरण के तहत तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनमें से किसी पे भी आ जाता है निबंध, तो आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। अब इसको करने का आसान उपाय क्या है ना, ये तो वीआईपी और टारगेट वालों को और रीपा एडवांस वालों को तो ये शीट दे दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है अगर आपके पास नहीं भी हो तो। ये निबंध और भाव विस्तार का डिफरेंस 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। एक काम तो ये हो सकता है कि आप रोज़ एक टॉपिक की रीडिंग लगा लो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि निबंध को लिख लिख के प्रैक्टिस करें क्या। मेरे हिसाब से उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 4 पेज रोज़ लिख के, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो अपने 1, 2, 3 का, उसका आप थोड़ा सा 4 पेज पढ़ लो ताकि आपकी लिखने की स्पीड की वो सब प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन सिर्फ निबंध के लिए ये काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपका हिसाब क्या है वो आप खुद ही देख सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो, और स्पेशली पल्लवन में ना ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आप पल्लवन के टॉपिक से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसी सूक्ति आ जाती है जिसका हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। ऐसी कोई उक्ति आ गई, ऐसा कोई उद्धरण आ गया, जैसे लीक लीक गाड़ी चले वाला था, टेस्ट में आधे लोगों ने उसको खाली छोड़ा है। हो सकता है बहुत लोगों ने उसे पढ़ रखा हो कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, है ना। बहुत लोगों ने उसे पढ़ रखा था लेकिन उस वक्त याद नहीं आया, क्योंकि हमने वापस उसे कभी देखा ही नहीं, कभी एक बार देख लिया तो देख लिया। तो पल्लवन के लिए आप रोज़ एक टॉपिक ज़रूर पढ़ो और एटलीस्ट उस टॉपिक का मीनिंग नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप उसका वापस से एक बार रीडिंग लगाओ ना तो आपको याद रहे कि इसका मीनिंग ये था और आप बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक ना चले जाओ। ठीक है, जैसे लीक लीक गाड़ी चले में आधी जनता ने लिखा नहीं है, बाकी जो बची है उसमें से आधी जनता आउट ऑफ ट्रैक चली गई है, पता नहीं क्या लिख दिया है। ये नहीं करना है, पर फिर भी खाली छोड़ के नहीं आना है। दूसरी बात, 4 लोगों का अगर ग्रुप है, इसको बोलो 5 तू टॉपिक कर, 5 तू टॉपिक कर, 5 तू कर, 5 तू कर, तो 4 जने मिलके कितने हो गए, 20 टॉपिक हो गए। आपको एटलीस्ट 20 चीज़ों का मीनिंग पता है, या फिर 2-2 कोट्स पता है आपको उनकी, या फिर आपको एक आधा फैक्ट पता है। इससे टाइम थोड़ा सा बचेगा, दिमाग उस टाइम, बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी तरफ से 20 मार्क्स के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हालांकि ये थोड़ा टाइम करते करते ऑलरेडी 1.5 महीना निकल चुका है। जनवरी 27 को होने वाला था ना एग्ज़ाम, अब मार्च 15 तो आ ही गया है, तो 1.5 महीना इसी में निकल चुका है, थोड़ा थोड़ा करते करते। अब ये बाकी का टाइम भी निकल जाएगा, तो अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है, करो। हाँ, तो निबंध और भाव विस्तार में देखो, भाव विस्तार में क्या होता है कि जो आपको उक्ति दी गई है ना उसी का भाव विस्तार करना है। इसमें अपनी मर्जी से अपनी भावनाएं नहीं डालनी। लेकिन निबंध में आपके पास ये स्कोप होता है, आप चुनौतियाँ लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से समाधान बता सकते हो, आप दूसरी चीज़ें बता सकते हो, आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो कि आगे क्या क्या, आगे की राह क्या है। ये सब चीज़ें निबंध में इंक्लूड हो सकती है। भाव विस्तार में ये भावनाएं नहीं डालनी, सिर्फ जो दिया है उसी का विस्तार करना है। ठीक है, बाकी अंडरलाइन वगैरह की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है और पल्लवन वाले में डिस्कस किया ही था। तो निबंध का मोटा मोटा यही था। अब है पारिभाषिक शब्दावली, एग्ज़ाम में आती है 4 नंबर की। बताने का तो इसमें कुछ है नहीं, रटंत विद्या का प्रयोग करो। ये पर्सनली मुझे ये टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं है, और हो सकता है प्रशासन में जाने के बाद ये शब्दों से रोज़ पाला पड़े तो आपको यूँ ही याद हो जाए। आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा, मैंने देखा है कई लोग लेटर्स में भी बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उस प्रशासनिक शब्दावली से उनका मतलब रोज़मर्रा का नाता है। तो इसको याद करो, और कोई इसका उपाय नहीं है। आता है तो लिखो, नहीं आता है तो भी अगर आपको लगता है कि ये सही हो सकता है तो लिख दो। ऐसा तो नहीं है कि आरपीएससी इसमें -1 दे देगी, 0 देगी तो दे देगी, 0 होगा तो 0 ही मिलेगा।
फिर है मुहावरे लोकोक्ति। मुहावरे लोकोक्ति में सबसे बड़ी समस्या क्या देखी गई है? देखो, मुहावरे आते हैं 4 नंबर के। जनरली क्वेश्चन होता है इन मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग करो। इसमें 2 बातें हैं, एक वाक्य में प्रयोग करना है, दूसरा सार्थक प्रयोग करना है। मैं बताती हूँ आपको, पेपर्स चेक करने के बाद मैंने ये क्या चीज़ नोटिस की है। पहली बात, वाक्य में प्रयोग करना है, पर कुछ लोग ये सेंटेंस नहीं लिखते, मीनिंग तो डाल देते हैं उस चीज़ का, मतलब सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, लेकिन ये सेंटेंस ही नहीं डाला। वाक्य में प्रयोग करना क्या होता है, इसको आपको वाक्य में डालना ही है। और दूसरी बात, सार्थक प्रयोग, कुछ लोग इसे तो डाल देंगे लेकिन सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलता। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उनमें सेंटेंसेस काफ़ी फ्लॉड है। रमेश सुरेश से ऊपर नहीं उठता मामला, राम शाम तक चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीता गीता हो जाएगी, लेकिन सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल फ्लॉड है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना विवेक यूज़ करो, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यार सेंटेंस में मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ पे कहीं और से सेंटेंस देखो या अपने मन से अच्छा सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। लेकिन इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब ये सेंटेंस वाक्य में आना ही चाहिए। दूसरा, सार्थक प्रयोग करना है, अर्थ सही निकलना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे अर्थ नहीं पूछा गया है तो आप अर्थ मत लिखो। कभी कभी क्या होता है कि आपने वाक्य तो एकदम सही बना दिया, मीनिंगफुल है और अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आपने अर्थ एकदम ही उल्टा लिख दिया, तो आपको उस वो फिर एग्जामिनर देखेगा कि इसको तो अर्थ ही नहीं पता, सेंटेंस अगर सही भी बनाया है तो फिर क्या सही बनाया है ना। तो जब अर्थ पूछा ही नहीं है तो मत लिखो, पूछा होता तो लिख देते। अब जैसे ये है लोकोक्तियाँ, इनमें भावार्थ लिखना है, इनमें सेंटेंसेस नहीं लिखने, तो आप इनमें भावार्थ लिख दो, सिर्फ मीनिंग बताना है इनका। और लोकोक्तियों में क्या होता है, अगर गौर से पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये रोज़मर्रा में आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई होती है। तो इनको देख के, इनकी भाषा शैली देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शांति रखनी है, शांति से कोशिश करना है लिखने की। समझ नहीं आए तो भी जैसा समझ आए वैसा लिख दो, बाकी इनको पहले से तैयार कर लो। 8 नंबर का मामला है, 4+4, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। और अभी टाइम है, जैसा कि मैंने कहा 1.5 महीने जा चुके हैं, अब जितना टाइम बचा है उतना भी टाइम है, तो इसे कर लो। अब है संधि और संधि विच्छेद। व्याकरण में ये इकलौता टॉपिक है जो 6 नंबर का आता है ना। बाकी सब क्या आते हैं, 4-4 नंबर के। इसमें संधि बनाना भी आता है और विच्छेद करना भी आता है। ये चीज़ें मैं बस डिस्कस कर रही हूँ, पर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और वो इस बार मेंस देने वाले हैं, उनको ये सब चीज़ें पता है। इनफैक्ट उनको ये रूल्स भी पता है, उनको अब रूल्स की ज़रूरत नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये अब तक पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो कायदे से जनवरी में होने वाला था, अब तो आपको बस एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, आज हम स्वर संधि करेंगे और विसर्ग संधि करेंगे। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ बन जाता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद उनमें से ही कुछ आए तो बड़ी ई बन जाता है। ऊ या बड़े ऊ के बाद उनमें से ही कुछ आए तो बड़ा ऊ बन जाता है। अब ये रूल तो बहुत आसान है, आपको पता है कि ई आएगा तो बड़ा ई बनाना है, ऊ आएगा तो बड़ा ऊ बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है। अगर आपको योगीश्वर दिया हुआ है, योगीश्वर, और आपको इसका विच्छेद करने को कहा है, तो आप क्या करोगे, योगी लिख दोगे प्लस ईश्वर, है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ईश्वर कभी छोटा नहीं होता, ईश्वर बड़ा होता है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, ईश्वर बड़ा ही होगा। ठीक है, और अगर ईश्वर को छोटा कर दोगे तो नंबर 0 हो जाएंगे। वैसे इंद्र है, इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, ये कवींद्र हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब विच्छेद करना आएगा तो इंद्र में बड़ा ई नहीं लगाना है। ईश्वर बड़ा है, इंद्र उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, स्वार्थी, स्वार्थी, मत प्लस अनुसार, ये अ प्लस अ आया तो मतानुसार बन जाएगा। अ प्लस आ आया, देवागमन। सत्य प्लस आग्रह, ये अ प्लस आ गया तो ये सत्याग्रह। रूल बिल्कुल सिंपल है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है विच्छेद करने के टाइम, है ना। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यह परीक्षा, परीक्षा बड़ी होती है, परीक्षा, पर अगर इसका विच्छेद करना आ जाए और आपने लिख दिया परी प्लस ईक्षा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ईक्षा पे बड़ी मात्रा लगानी है।
वधु प्लस ऊर्मी, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं, वधु बोलते हैं और लिख भी वधु देते हैं। वधु में बड़ी मात्रा लगानी है, ऊर्मी में बड़ी मात्रा होती है। अगर आप ऊर्मी लिख दोगे, वधु, वधु सही भी लिख दिया, ऊर्मी गलत लिख दिया तो गलत है। वधु गलत लिख दिया, ऊर्मी सही लिख दिया तो भी गलत है। तो इसका रूल तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फॉलो करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है? यहाँ पे, जब आपको ये नहीं पता होता कि उपदेश में ऊ छोटा होने वाला है, ऊर्मी में बड़ा होने वाला है, उक्ति में छोटा होने वाला है, ईश बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, इंद्र छोटा है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा आता है गुण संधि। गुण संधि में हमने कोशिश की है कि टेस्ट में सारे अपवाद वाले क्वेश्चंस इंक्लूड कर लें, क्योंकि आरपीएससी को अपवाद बड़े पसंद है, विवाद भी बड़े पसंद है, लेकिन अपवाद पसंद है इसलिए हम अपवाद वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना परफेक्शन आएगा, लेकिन जब अपवाद का सवाल आता है तो परफेक्शन इज़ डेफिनेटली अ मिथ, क्योंकि फिर रूल काम नहीं आता वहाँ पे। गुण संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है, री आए तो अर बन जाता है। अब ये जलोर्मी है, आपको पता चल गया कि ऊ की बड़ी मात्रा होती है उर्मी में, जल प्लस ऊर्मी। क्योंकि यहाँ ओ की मात्रा आई है तो आपको पता होगा कि ऊ आने वाला है। यहाँ ओ आया है तो ये आनंद प्लस उत्सव होगा। यहाँ महेश आया है तो ईश होगा, है ना। ई की मात्रा है तो ए बन जाएगा। यथेष्ट है, यथा प्लस एष्ट, गण प्लस ईश। अब ई आया है तो यहाँ पे ए की मात्रा आएगी, है ना, गण, गणेश, ये गणेश हो जाएगा। देव ऋषि है तो जो री है उसका अर हो जाता है, देव प्लस अर प्लस शी, तो इस केस में क्या होगा? देवर्षि, है ना, देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि। ये अस तो मैंने, अर तो मैंने इसका री का तोड़ा है ना, ये मत सोचना कि यहाँ देवार्षि क्यों नहीं हो रहा, देवर्षि। उत्तम ऋण, ये उत्तम ऋण हो जाएगा, ऊपर री आ जाएगा। फिर आइए वृद्धि संधि। अ या आ के बाद अगर ए या ए आए तो ए बन जाता है, या बड़ा ए बोलते हैं कुछ लोग इसे। ओ और औ आए तो औ बन जाता है। वित्तैषणा, अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वित्तैषणा में ये दिया हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पे ए या ए वाला रूल लगेगा, लेकिन ऐषणा में ऐषणा है या ऐषणा है, ये मेन प्रॉब्लम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब विच्छेद करना आएगा ना तो आप इसी को गलत करोगे। विश्व प्लस एकता, तो इसका क्या होगा? विश्व एकता। हर केस में बड़ा वाला ही बनेगा, ठीक है, या औ बनेगा या ए बनेगा। रूल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये जो आप तोड़ोगे उनमें क्या मात्रा आएगी वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आती है यण संधि। यण संधि में क्या है? ई या ई के बाद इनके खुद के सिवा कोई और स्वर आता है ना, तो ई की जगह तो य बन जाएगा और उसमें फिर स्वर ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अति प्लस उत्तम, तो ये क्या है? अति प्लस उत्तम। इसमें क्या होगा? अ त ई प्लस उत्तम, है ना। तो ये जो ई है ये य बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अ प्लस त प्लस य प्लस उत्तम, है ना। फिर इस य में ये ऊ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा यू। तो क्या बचा? अ आधा त यू तम, अत्युत्तम। इसका अत्युत्तम हो जाएगा। वैसे ही देखते हैं अपन, स्त्री उत्सव देख लेते हैं। इसका क्या होगा? स्त्री, है ना, और ये उत्सव। तो इस ई में ये ऊ ऐड होना है, लेकिन ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो ये क्या बचा? स्त यू सव। तो ये क्या बन गया? स्त्रय स्त्रियोत्सव, ठीक है। ये त्र आ गया ना, त और र का मिलके स्त्रियोत्सव, ये आ जाएगा, आधा स आधा त्र और युत्सव। तो ये तरीका इसको करने का। अब ये स्वागत वाली बात स्टार्टिंग में की थी, स्वागतम, सु क्यों होता है? क्योंकि अच्छा आगतम, ये नहीं स्व आगतम क्या होगा?
खुद का आगतम, खुद का स्वागत थोड़ी करना है, खुद का आगमन पे थोड़ी कहेंगे। ये अच्छा आगमन किसी का हो, अच्छा किसी का स्वागत हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें दीर्घ संधि नहीं बनेगी, स्व प्लस आगतम नहीं होगा, सु प्लस आगतम होगा। तो ये जो ऊ होगा इसका, ऊ की जगह बन जाएगा व में ये ऐड हो जाएगा, ये वा बन गया, ये स आधा वा ग तम, है ना। तो ये स्वागतम हो गया। रूल इसका भी बिल्कुल सिंपल है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आपका विच्छेद करने का है, य आया है, तो आपको पता है कि ई होगा यहाँ पे, इत्ती का ई आ गया ना, ती। आगे और एग्जाम्पल होंगे शायद, हाँ दे रहा। मध्वरी, इसमें क्या हुआ है, म ध उ प्लस अरी, है ना। तो ये ऊ का हो गया व प्लस अरी, तो वरी, और ये ध आधा रह गया, म ध्वरी, है ना। ये ऐसे करना है। ये आ गया, व आया है तो आपको पता होगा कि ऊ की मात्रा आने वाली है। मात्रादेश आया है, मातृ प्लस आदेश, तो त्रि का क्या होता है, र बन जाता है। ये यहाँ पे र बन गया, र में आ ऐड हो गया तो रा बन गया, है ना। और यहाँ पे त्र थाई, आधा त थाई, तो त्रा हो जाएगा वो। धात्री अंश, धात्रंश। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। भ्रातृ प्लस उपदेश, भ्रातृ उपदेश। ठीक है, रूल को ध्यान रखो, जितना प्रैक्टिस हो सकता है, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे प्रैक्टिस कर लो। बाकी अपवाद अपन क्वेश्चंस में देख ही लेंगे। फिर आता है अयादी संधि, ये मेरे को बहुत पसंद है। इसके सिंपल से रूल ये हैं कि अगर ए के बाद कोई स्वर आया है, ए और ऐ के सिवा, तो उसकी जगह अ और वो स्वर उसमें ऐड हो जाता है। जब ए के बाद आता है तो फिर आय बन जाता है। देखो, ए के बाद आया है तो अ बना है, ए के बाद आया है तो आय बना है, ओ के बाद आया है तो अव बना है, और औ के बाद आया है तो आव बना है। ठीक है, बड़ी मात्रा आई है तो आ बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रो प्लस ई। अब कोई भी नहीं सोचेगा कि रवि की संधि क्या होगी, रो प्लस ई। क्यों होगी, क्योंकि ओ प्लस स्वर, ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका अव बन जाता है। तो ये क्या हुआ, र प्लस अव प्लस ई, है ना। तो ये र प्लस व प्लस ई हुआ, ये रवि हो गया। मैथ्स की इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको इतना टाइम खर्च नहीं करना है। हम जब इसको याद ही कर लेंगे और इतनी प्रैक्टिस ही कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। छो प्लस ई का क्या होगा बताओ, अगर ये लाइव क्लास होती तो पता भी चल जाता कि क्या होगा। आप लोग भी कोशिश कर लेते, पर ऐसे ही हम कोशिश कर लेते हैं। छो का क्या हो जाएगा, अव आ जाएगा, और ई, तो ये हो गया छवि। ठीक है, भोइष्य भविष्य, भौ इसका क्या होगा, औ आया है तो फिर आव हो जाएगा, आव, और तो ये हो गया भ प्लस आ भाव। ठीक है, वैसे ही गए प्लस इक्का आया है तो गए के केस में क्या होगा, आय, तो ये हो जाएगा ग प्लस आय, हलंत वाला ग, सॉरी, आय प्लस इक्का, तो ये हो जाएगी गायिका। ठीक है, ये य में ई की मात्रा जुड़ जाएगी और इसमें आ जुड़ जाएगा, तो ये गायिका हो जाएगा। ठीक है, पोइत्र, ये पवित्र होगा। चेअन, चयन। विनय अक, सह अक, सहायक का क्या होता है, सह प्लस अक। क्यों होता है, क्योंकि ए की मात्रा है, ए की मात्रा है ये वाली, तो आय बनेगा, आय प्लस अक, और यहाँ स, ह में आ जुड़ेगा, सहायक, है ना, ऐसे आएगा। और इसको जब विच्छेद करना आता है, रूल आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से हो पाएंगे। अब इसी का पवित्र का जैसे विच्छेद करना आ गया, पवित्र, तो व आया है तो आपको अव आया है इसमें, है ना, तो आपको पता होगा कि क्या आया है। तो अव किस केस में आता है, ओ वाले केस में आता है, तो प अव इत्र, है ना। तो अव की जगह क्या आएगा, ओ की मात्रा, पो इत्र। ठीक है, ये पवित्र हो गया। आगे चलें, रूल देखना है बस, इसको ध्यान रखना है। अब ये जो स्वर संधि का छठवां हिस्सा है ना, उसमें
मोस्टली ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह से अपवाद वाले ही होते हैं, है ना। अब विश्वामित्र है तो इसमें विश्वामित्र हो जाती है इसकी संधि, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई स्वर आ रहा है कि आप इसमें जोड़ दो, तो आप इसे अपवाद मान के भी कर सकते हो। इनकी लिस्ट मोस्टली आप ये विशेष रूप वाली हर बुक में दी हुई रहती है, ये छठे पॉइंट में, उसको आप देख लो। नवरात्रि है तो ये रात्रि का त्रि का मात्रा हट जाती है और ये नवरात्र रह जाता है। अहर्निशा था, उसमें भी वो अहर्निश का अहर्निशा होता है, जब विच्छेद करते हैं तो निशा आता है। ये अभी टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, तो उसका अहर्निशा नहीं होता, अहर्निश होता है, लेकिन विच्छेद करते हैं तो अहन प्लस निशा आता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये है, इसका अपंग भी होता है और अपांग भी हो सकता है। व्यवहारिक है होता है तो एक आते ही क्या होता है, ये व्यावहारिक होगा। ये चीज़ आप उपसर्ग प्रत्यय में भी देखेंगे कि जब प्रत्यय इक लगा है ना, तो उसके साथ यहाँ वाले चीज़ में डिफरेंस आता है। ये सब अपवाद वाली चीज़ें हैं एक तरह से, तो ये जो विशेष रूप आता है वो अपवाद ही होता है ना। इसको बुक में से देख लो, बाकी टेस्ट पेपर्स में अपन इंक्लूड करते ही रहते हैं। तो मोस्टली स्वर संधि यही थी। ये अब पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे गे अन हो गया, इसमें कौन सा रूप लगा था, ए था, तो ए में क्या आता है, आय, गाय प्लस न, गायन, ठीक है। देवैश्वर्य, देवैश्वर्य, मातृ आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा का मात्राज्ञा हो जाएगा। कोण प्लस अर्क, अब आर्क अगर आपको नहीं पता कि अर्क होगा तो फिर आप गलत कर दोगे, आर्क कर दोगे गलत हो जाएगा, कोणा कर दोगे गलत हो जाएगा। विक्रम अब्द है, अब्द की जगह, वैसे ये तो कॉमन वर्ड है लेकिन फिर भी किसी को ना पता हो आब्द कर दे तो गलत हो जाता है। इत्तर में आप इत्तर कर देते हो, गलत हो जाएगा। नद्यर्पण है, नदी प्लस अर्पण, ये द का य हो जाए, ई का य हो जाएगा। न द ई प्लस अर्पण, ये हो गया, ई का य हो गया, है ना। तो ये क्या आया, न द य प्लस अर्पण। ये मैथ्स का फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है, नद्यर्पण, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। और नद्य, द्य को साथ में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये न्यून हो गया, नी प्लस ऊन। ये पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स, अभी 16, 18 और 21 इस टाइम आए हुए हैं, तो इनको भी देख लेना। तो यहीं हम अपनी स्वर संधि कंप्लीट होती है। और विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि को अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, और व्यंजन संधि भी अगले में कवर कर लेंगे। आप स्वर संधि प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, और अच्छे से जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस करो। और डाउट्स हैं अगर तो लेट्स कनेक्ट पे भेजो, मुझे पर्सनली पूछो। जितने डाउट्स पूछोगे उतने सॉल्व होंगे, उतनी आपकी डाउट्स, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके करना है हिंदी को, और टारगेट 120 की तरफ बढ़ रहे हो आप सब, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। प्लस इंग्लिश के लेक्चर्स आ ही गए हैं यूट्यूब पे आधे, और बाकी भी आ ही जाएंगे। तो करते रहो, पेपर 4 को तैयार, एज दिलाएगा एग्ज़ाम में, और रेगुलर मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय, थैंक यू।